मौसम और मार्केट कब बदल जाए ये पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ पूर्वानुमान होते हैं जो राह आसान करते हैं। मार्केट का वही हाल है। मार्केट ने ट्यूसडे की बढ़त को वेंसडे को आगे नहीं बढ़ाया। सेलिंग प्रेशर बढ़ने के साथ निफ्टी 126 पॉइंट गिरकर 24,207 पर बंद हुआ। इंडेक्स लगभग फ्लैट खुला और सिर्फ 7 पॉइंट की बढ़त के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती 45 मिनट में तेजी जारी रही और निफ्टी ने इंट्राडे हाई 24,378 का स्तर छुआ। हालांकि सुबह 10 बजे के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और इंडेक्स दिन के हाई से 171 पॉइंट नीचे आ गया। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS ने भी इंडेक्स पर दबाव बढ़ाया। CAS के दौरान निफ्टी करीब 70 पॉइंट गिर गया। निफ्टी 50 स्टॉक में कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और JSW स्टील टॉप मजबूत में रहे। वहीं भारती एयरटेल, पावर ग्रिड और इन्फोसिस जैसी कंपनियां काफ़ी दबाव में देखने को मिली। सेक्टरल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये मिला जुला रहा। सीमेंट, मेटल, केमिकल्स और प्राइवेट बैंक इंडाइसिस बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर में शामिल रहे, जबकि IT, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कंपनियां कमज़ोर साबित हुईं। बॉर्डर मार्केट की मिक्स रहा और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.10% गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.81% बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। आगे इंडियन इक्विटी में मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज ग्लोबली होने वाले अहम इवेंट के बीच रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर की नज़र US Q2 GDP डेटा, इन्फ्लेशन फिगर्स और निविडिया की अर्निंग अनाउंसमेंट पर रहेगी। अगर US मार्केट की बात करें तो US मार्केट में काफ़ी स्लाइट लोअर शुरुआत देखने को मिली है। बुधवार को लेटेस्ट PCE इन्फ्लेशन डेटा में प्राइस प्रेशर के एलिवेटेड रहने के बाद इन्वेस्टर सतर्क रहे। साथ ही मार्केट की नज़र निविडा की क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट पर रही, जो मार्केट बंद होने के बाद जारी होनी थी। US इकोनॉमी के डेटा जो है वो भी हमारे मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। थर्सडे को यानी अगस्त 27 को US में कई अहम इकोनॉमिक डेटा जारी होंगे। इनमें अगस्त 22 को समाप्त वीकली जॉबलेस क्लेम शामिल हैं। इसका एस्टिमेट 208,000 है, जबकि पिछली रीडिंग 206 थी। इसके अलावा जुलाई का एडवांस US ट्रेड बैलेंस इन गुड्स और होलसेल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स डेटा भी सुबह 8:30 पर जारी होगा। अगस्त का कैंसास सिटी फेड सर्वे सुबह 11 बजे आएगा। इसकी पिछली रीडिंग 17 रही थी। तो ये सारे पॉइंट होंगे, ट्रिगर होंगे जो हमारे मार्केट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ऑयल प्राइस पे भी लोगों की नज़र रहेगी, जैसे कि FGE नेक्सटेंट ECA के मिडिल ईस्ट रिसर्च के MD ईमान नेसारी के मुताबिक 2027 में ग्लोबल ऑयल मार्केट में सरप्लस बढ़ने के कारण क्रूड ऑयल प्राइस 70 से $80 पर बैरल तक आ सकती हैं। उनका अनुमान है कि अगर ओपेक ने इंटरवेंशन नहीं किया तो सरप्लस 3 मिलियन बैरल पर डे से ज़्यादा हो सकता है। वहीं ओपेक की ओर से मार्केट को बैलेंस करने के लिए कदम उठाए जाने पर सरप्लस करीब 2 मिलियन बैरल पर डे या उससे कम रह सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ US और भी इसमें अगर हम देखें तो इसमें और भी कई पॉइंट देखने को मिल रहे हैं कि जैसे
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल फ्लो में ग्रेजुअल रिकवरी, ईवी एडॉप्शन के कारण डिमांड में स्ट्रक्चरल वीकनेस और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक्स में बदलाव क्रूड प्राइस पर और प्रेशर डाल सकते हैं। इसके अलावा यूएस ईरान वार पे भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। ये भी इससे भी कुछ चीज़ें अनुमान लगाई जा सकती हैं। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देश टेम्पररी नेविगेशन कॉरिडोर और माइन क्लियरेंस की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे शिपिंग को फिर शुरू करने में मदद मिल सकती है। इस डेवलपमेंट से स्ट्रेटजिक वाटरवे के जरिए शिपिंग दोबारा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। इसके चलते ऑयल प्राइस लगातार तीसरे सेशन में नीचे आए और ब्रेंट क्रूड $87 पर बैरल से नीचे चला गया। पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ बातचीत में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की जानकारी दी है। इन टॉक्स में उद्देश्य छिपा है कि फर्दर एस्केलेशन को रोकना और स्ट्रेट को दोबारा खोलना, वार को नेगोशिएट एंड तक पहुंचाना है। तो ये इस बातचीत में छुपा है। वहीं जापान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने के बीच फ्यूल सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करने के लिए मेजर की प्लानिंग की है। तो जापान का यह स्टैंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। DIFIs के आंकड़े भी हैं, इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। बुधवार को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FIIs ने इंडियन इक्विटी में प्रोविजनल बेसिस पर 502 करोड़ से ज़्यादा की नेट बाइंग की है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी DII ने स्ट्रॉन्ग बाइंग जारी रखी। 6,425 करोड़ की नेट बाइंग की है DIIs ने। इस तरह FIIs और DIIs की कंबाइंड बाइंग जो है जारी है और ये टोटल रही है 6,927 करोड़ से ज़्यादा रही है। इससे संकेत मिलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर की रिलेटिवली मॉडेस्ट पार्टिसिपेशन के बावजूद डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जो मार्केट के लिहाज से थी। इसके ज़रिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे की क्या स्थिति रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।